Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड रिवीजन के लिए दिसंबर 2023 में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल पहले तो बहुत बार एग्जाम में आए ही हैं, अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी हम इनको एज इट इज जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। सो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। The learning in which a new behavior is acquired but is not demonstrated until reinforcement is provided is known as what? सिंपल से लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपको एक ऐसी लर्निंग के बारे में पूछा गया है जिसमें कि हम नए बिहेवियर को एक्वायर तो कर लेते हैं, मतलब कुछ न्यू नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, चाहे कहीं से पढ़कर कहीं पर देखकर नया नॉलेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसको हम कहीं पर इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि हमें ऐसा ना लग जाए कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब तक हमें ना मिल जाए कि उस नॉलेज का प्रदर्शन हमें करना चाहिए, उस नॉलेज को यूज हमें करना चाहिए। तो ऐसे नॉलेज को, ऐसी लर्निंग को क्या बोला जाता है, ये इस सवाल में पूछा है। ऑप्शंस हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सोशल लर्निंग, लेटेंट लर्निंग या फिर मोरल लर्निंग। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी हम नए बिहेवियर को एक्वायर करते ही हैं, लेकिन जैसे ही हमने कोई नई चीज सीखी, हम एकदम से उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे, एकदम से उस नॉलेज का इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। सोशल लर्निंग क्या होती है? इसमें हम बहुत सारी सोशल इंटरेक्शन, लोगों को ऑब्जर्व करना, ये सब चीजें सीखते हैं और इमीडिएट हमारा रिएक्शन या नॉलेज को यूज करना इस वाले लर्निंग में भी होता है, जिस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है लेटेंट लर्निंग। सो लेटेंट लर्निंग हमें बोलती है, देखो लेटेंट को आप याद रखिए लेट लर्निंग से, लेट मतलब बहुत देरी से। तो यही बोलता है कि अगर किसी सिचुएशन में आप लोगों ने कुछ नॉलेज गेन किया है तो इमीडिएट उस नॉलेज को आप लोग कहीं पर यूज नहीं करोगे। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पर आप उसको यूज करो। दैट इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। ठीक है, इसके साथ मोरल लर्निंग भी बता देती हूँ। सो ये हमारे बिहेवियर में मोरल वैल्यूज को डेवलप करता है और लेटेंट लर्निंग से काफी ज्यादा अलग होता है ये, राइट। सो ये 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आए हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 को प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो तो 100 में से 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। एंड इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका एग्जाम से पहले सिलेबस तो पूरा हो ही जाएगा। एंड इसके लिए न्यू बैच हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात तो यही है कि ये आपका जून वाला री एग्जाम जो होगा उसकी भी तैयारी में हेल्प करेगा, दिसंबर 2024 के एग्जाम को भी तैयार करने में मदद करेगा। लेकिन अगर उसके अलावा आपको लगता है कि आप जून का ही टारगेट लेकर चले हो 2025 का, तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, 1 ईयर तक रहेगी। सिर्फ एक ही बार आपको एनरोल होना है। सबसे इंपॉर्टेंट है इस कोर्स में ये मॉक टेस्ट, जिसमें से अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आए थे। एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है यूनिट वाइज। एंड इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। आप सब स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट जरूर देख लेना जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएगा। देन स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखिए। कंटेंट पर जाओगे तो सेपरेट कोर्सेज आपके सामने हैं, लाइव क्लासेस इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गिवन नंबर्स पर सबसे पहले तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लीजिए। Which of the following types of assessments would be most beneficial for assessing a student's ability to debate? अब देखो यहाँ पर असेसमेंट जो टॉपिक है, हम लोगों ने इवैल्यूएशन पढ़ा था, मूल्यांकन, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन हमने पढ़ा है, बहुत बार ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब लेकिन इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का वो मूल्यांकन है
जो कि अगर कोई एक बच्चा डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है? जो विवाद होते हैं, वाद-विवाद वाले जो कॉम्पिटिशन होता है, उसमें अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उनका मूल्यांकन करने के लिए कौन-सा असेसमेंट हम यूज़ करेंगे? ऑप्शंस है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? क्लास के दौरान, कक्षा में टीचर पढ़ाते-पढ़ाते जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसी के साथ अगला है समेटिव असेसमेंट। ये मैंने जैसे आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, बताइए मुझे कमेंट करके कि समेटिव असेसमेंट यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? छोटी सी डेफिनेशन कमेंट करके बताना, आप सही हो या गलत वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। इप्सेटिव असेसमेंट भी एक नया कॉन्सेप्ट यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है। अगर एक स्टूडेंट अपनी प्रीवियस रिजल्ट्स या प्रीवियस नॉलेज को ही कंपेयर करता है अपने न्यू नॉलेज या न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो उसको इप्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है, जिसको हिंदी में स्वमानक मूल्यांकन कहा जाता है। अपने आप का ही वैल्यूएशन कि मेरे मिड टर्म में इतना मैंने स्कोर किया था, फाइनल टर्म में मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, तो क्या मूल्यांकन है? दैट इज कॉल्ड इप्सेटिव असेसमेंट। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या करता है? ये बेसिकली डिबेट वगैरह में बच्चों को अगर देखना है, असेस करना है उनकी एबिलिटीज कि उन्होंने कितना सीखा है और वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें बताता है। सो परफॉर्मेंस असेसमेंट बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए, स्पेशली डिबेट में जो भी हमारा नॉलेज है, स्किल्स है या वर्क हैबिट्स हैं, वो भी ये रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 बोलती है एडमोडो जो कि एक ऑनलाइन टूल है, इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट हेल्प्स टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट्स एंड डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। ये बोल रहा है कि एडमोडो नाम का प्लेटफॉर्म टीचर्स को बहुत मदद करता है कि अगर वो किसी बच्चे के पेरेंट्स के टच में रहना चाहते हैं, बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट या उनके अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे उनको देना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमोडो नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो क्या ये वाली स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलती है ड्यूलिंगो इज एन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ड्यूलिंगो जो है वो गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो गेमिंग के थ्रू ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जाती है, बच्चों को भाषा अधिगम सिखाया जाता है। एडमोडो की हम बात कर रहे थे, तो एजुकेशनल कम्युनिकेशन, स्टूडेंट के पेरेंट्स और उनके टीचर्स के बीच में कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है। स्पेशली ये कोचिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? +2 तक के जो स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। इसमें टीचर ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्कि जो भी ऑनलाइन पढ़ाते समय का कंटेंट होता है, जैसे पीडीएफ्स हम आपको देते हैं, ग्रुप्स में शेयर करते हैं, वैसे ही अगर पेरेंट्स के साथ कंटेंट शेयर करना होगा, तो उसके लिए एडमोडो यूज़ हो सकता है। क्विज़ इसमें हम जनरेट कर सकते हैं एज़ अ टीचर, असाइनमेंट्स हो सकती हैं। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आपको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी मैं लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन के नाम से ये चैनल है। इसमें हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ-साथ कुछ पीडीएफ्स भी ऑलरेडी मैंने शेयर की हैं, जिसमें 200 से भी ज़्यादा पेपर 1 के एमसीक्यूज़ हैं, जो कि बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस हैं एंड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो जल्दी से इस नाम से चैनल को सर्च करके जॉइन कर लीजिए। Which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? So pedagogical analysis क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। So pedagogy किससे जुड़ा हुआ है? pedagogy का मतलब होता है एक आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्कूल चिल्ड्रन। अब देखो छोटे बच्चों को बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड, नर्सरी, केजी के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। 10th +2 तक के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है। कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने का अलग तरीका होता है और जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ाने का अलग तरीका है। तो जो आर्ट होता है स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, जो बीएड इत्यादि में सिखाया जाता है, वो पेडागोजी के अंदर आता है। सो इसमें पूछा है कि इसके कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं?
टीचिंग लर्निंग के दौरान। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, बिल्कुल सही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका उद्देश्य है, उसका निर्माण अच्छे से करना ज़रूरी है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल की क्या मेथड से आप पढ़ाओगे, आप बच्चों को आज का टॉपिक गेम्स के ज़रिए पढ़ाओगे, वीडियोज़ दिखाकर पढ़ाओगे या बुक में से पढ़ाओगे, तो वो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड और मटेरियल जो है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो ए एंड बी देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, तो हम आंसर तक पहुँच गए। दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस, अच्छे से एनालाइज करना कि हमारी सामग्री जो है वो सही है, बच्चों को आसानी से समझ आएँगी चीज़ें या नहीं। सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेज़ की मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो ये सवाल एक तो आप लोगों से ऐसे पूछा गया है और थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके भी पूछा जा सकता है, बट बातें और 4 पॉइंट्स यही एज़ इट इज़ रहेंगे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स व्हाट? सो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज क्या होता है? अभी भी देखो जून 2024 में यूजीसी नेट में मेटाकॉग्निशन का क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, राइट? मेटाकॉग्निशन होता है अपने आप की लर्निंग को समझना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने जब एग्जाम में पढ़ा था तो मैंने 2 घंटे में पूरा सिलेबस पढ़ लिया था। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा कि 2 घंटे में नहीं, मुझे तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाए। कई बच्चे बोलेंगे कि 6 से 7 घंटे में हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज को समझ जाते हो, उस अकॉर्डिंग तैयारी करते हो, तो उसको मेटा कॉग्निशन बोला जाता है। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको अपनी हैंडराइटिंग में ही समझ आता है, कई ऐसे जो पीडीएफ्स में से भी पढ़ लेंगे, कई ऐसे जो पीडीएफ को प्रिंट करवा कर पढ़ेंगे, बुक बनाकर उसकी पढ़ेंगे। तो ये मेटा कॉग्निशन होता है जो अपने आप की एबिलिटीज को हम समझते हैं कि हम कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होता है या नहीं? अगला है फैक्चुअल नॉलेज। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज हमें बोलता है कि जो भी जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगला आ जाता है फैक्चुअल नॉलेज की तथ्यों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। इसके बाद आ जाता है प्रोसीजरल नॉलेज, एब्सोल्युटली ट्रू। टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी नहीं है। तो सही आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी, राइट? इसके अलावा इसके अलावा भी नॉलेज होते हैं, ए, बी, सी तो है ही, ठीक है? इसके अलावा होता है एक डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है? प्रोसीजरल हम लोगों ने पढ़ लिया और एक होता है कंडीशनल नॉलेज। ये 5 प्रकार के नॉलेज होते हैं, ये 3 और डिक्लेरेटिव और कंडीशनल, इसको नोट कर लेना, ठीक है? Which learning style involves the extent to which students approach learning material in a way that helps them understand the meaning of the material? एक ऐसे लर्निंग स्टाइल को हमें यहाँ पर ढूंढ कर निकालना है जिसमें स्टूडेंट इस तरीके से लर्निंग मटेरियल की ओर बढ़ते हैं, इस तरीके से लर्निंग मटेरियल को अप्रोच करते हैं जिससे वो मटेरियल उन लोगों को मदद करेगा उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में। तो ऑप्शंस है सरफेस स्टाइल्स, इम्पल्सिव स्टाइल्स, डीप स्टाइल या फिर रिफ्लेक्टिव स्टाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डीप स्टाइल्स। ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स में डीप स्टाइल्स होता है जिसका डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर है। उसके बाद एक आ जाता है प्रैक्टिकल स्टाइल, प्रैक्टिकल के जरिए जिसमें सिखाया जाता है। एक है सरफेस स्टाइल, ठीक है? सरफेस स्टाइल क्या होता है? लर्नर इसमें जो एक टास्क दिया गया है उसके लिए जो-जो रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। प्रॉपरली वो चीज़ों को नहीं समझते, वो सिर्फ याद रखते हैं, रट्टा मारते हैं एक तरह से, उसको सरफेस स्टाइल्स बोला जाता है। ठीक है? और लास्ट है इम्पल्सिव स्टाइल जिसका दूसरा नाम इम्पल्सिव और सॉरी रिफ्लेक्टिव स्टाइल को इम्पल्सिव स्टाइल भी बोला जाता है। ठीक है? ये उनके लिए यूज़ किया जाता है जो लर्नर्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। कई बच्चे बहुत धीरे-धीरे चीज़ों को समझते हैं ना, कि शुरू में वो गलतियाँ भी करेंगे, फिर रिपीट करेंगे, फिर समझेंगे, तो रिफ्लेक्टिव या फिर इम्पल्सिव स्टाइल उनके लिए होता है। When when competent readers encounter new sentences, एक रीडर जब कोई नई सेंटेंस को समझता है इन देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी देशज भाषा में, अपनी जो लैंग्वेज है
उसमें किसी सेंटेंस को वो समझता है एंड दे रीड देम ऑटोमेटिकली, और उसके बाद क्या करता है, वो एक बार उसको समझ लिया, उसके बाद वो अपने आप ही उनको पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सा ट्रांसफर होता है, कौन सी लर्निंग का ये एग्जाम्पल है? हाई रोड, नियर ट्रांसफर, लो रोड या फार ट्रांसफर? तो इसका सही आंसर है लो रोड ट्रांसफर। अब बाकी के जो ट्रांसफर्स हैं, हाई रोड, नियर और फार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। जो अंकिता सूद नाम का एक टेलीग्राम चैनल मैंने बताया, उसको सर्च कर लीजिए। अंकिता सूद नाम का, मेरी फोटो भी लगी हुई है, उसमें सर्च कर लीजिए। और वहां पर आप लोगों को इसका अपने हैंड रिटन नोट्स का मैं फोटो भेज देती हूँ, जिसमें सारे ट्रांसफर आ गए हैं। जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बोलती है, इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल एंड चूजेस इंस्टेड द रोल ऑफ फैसिलिटेटर हु फोकसेस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग्स। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है, जिसमें टीचर फोकस रखता है कि कैसे पढ़ाना है, क्या मेथड यूज करना है। इसमें बोल रहे हैं कि टीचर क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रोल को। ठीक है, पारंपरिक निर्णय लेने वाली भूमिका इसमें टीचर छोड़ देते हैं एंड वो किसको चूज करते हैं, एक फैसिलिटेटर का रोल इसमें चूज करते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स पर फोकस रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट्स के बारे में टीचर सेंट्रिक में सोचा ही नहीं जाता, इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट 2 बोलती है, लर्नर सेंटर्ड मेथड वो है जिसमें टीचर, जैसे स्टूडेंट एक वर्ल्ड को देखते हैं वैसे ही टीचर भी उसको देखने, संसार को, दुनिया को देखने लग जाते हैं। और लर्नर सेंटर में टीचर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देते हैं जिसमें कम्युनिकेशन करना आसान होता है। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर का कोई भी रोल नहीं होता। टीचर ये सब चीजें लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। The organized bodies of information stored in memory that bias the way new information is interpreted, stored and recalled is known as what? So ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हमारे दिमाग में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको इंटरप्रेट, रीस्टोर और रिकॉल करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को स्कीमा बोला जाता है। स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है और चाहते हो कि मैं ऐसे ही, जैसे मैंने अभी दिसंबर 2023 के रिसर्च के क्वेश्चंस लाए, टीचिंग के क्वेश्चंस लाए हैं, वैसे ही रिसर्च के, कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आती रहूं, मुझे कमेंट करके बता दो। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी जरूर कर देना। द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल लेकिन appropriate responses to problems or questions is known as convergent thinking. So divergent और convergent thinking बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओके, सो कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में लिखा हुआ है अभी सारी सोच। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या होता है, अब देखो, मान लो मेरे पास ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सॉल्यूशन मैं फॉलो करूं, तो उसके लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज करते हैं और उन सब में से एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। एक सही आंसर ढूंढना चाहिए अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अनयूजुअल लेकिन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है प्रॉब्लम का, उसको सर्च करने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोलती है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज दैट आर बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन नॉलेज एंड लॉजिक, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। कि जो हमारे पहले के नॉलेज और लॉजिक के बेस पर हम रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। यानी कि अब सारी सोच होती है, ऊपर वाली अभी सारी सोच थी, ये नीचे वाली डाइवर्जेंट यानी कि अब सारी सोच है। सो डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्ट हो जाना। एक रास्ते पे चल के आगे दो रास्ते आगे, हम बोलते हैं यहाँ से तो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट का मतलब ऐसे याद रखें, मल्टीपल सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अ गुड एग्जामिनेशन सिस्टम शुड, अच्छी परीक्षा प्रणाली क्या चाहती है, एक रिकॉग्नाइज करती है एक बच्चे की क्रिएटिविटी, उनकी रचनात्मकता को पहचानती है, नहीं, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता पहचानती है एक बच्चे की। एनकरेज करती है रोट लर्निंग को, गुड एग्जाम
गुड एग्जामिनेशन क्या रोट लर्निंग को एनकरेज करता है या नहीं करता है? एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है वो बच्चों में, देखो बच्चे एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के रट्टा मार कर भी पेपर पास कर लेते हैं, तो ये रोट लर्निंग को भी करते हैं, और लेकिन एग्जामिनेशन नई थिंकिंग को इम्प्रूव या एनकरेज नहीं करता है। तो सही आंसर क्या है? बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही सवाल आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एंड ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए ज़रूर मुझे आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको अगला कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।